हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 मोशन। इस चैप्टर में पहले हम मोशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेकंड, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन को स्टडी करेंगे। फिर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे। फिर वो टॉपिक पढ़ेंगे जो इस चैप्टर को थोड़ा लेंदी बनाता है, विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लास्ट में हम इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एनिमेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिजिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो स्टेट में कंसीडर करते हैं, एक रेस्ट में और एक मोशन में। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको इस फ्रेम में दो बॉयज दिख रहे होंगे, एक बॉय नंबर 1 जो अपनी जगह पर खड़ा है, एक बॉय नंबर 2 जो कंटिन्यूअसली वॉक कर रहा है। तो बॉय नंबर 1 जो अपनी जगह पर खड़ा है, इसे हम कहेंगे कि ये रेस्ट स्टेट पर है, क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। वहीं बॉय नंबर 2 जो कंटिन्यूअसली वॉक कर रहा है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि बॉय नंबर 2 मोशन में है। इससे हमें पता चलता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हों, उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन स्टेट में है। बट कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में, ये बस उसके टाइम के साथ पोजीशन चेंज करने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप बस स्टैंड पर खड़े हो और अपनी बस का वेट कर रहे हो। आपकी बस आ रही है, तब आपको बस और उस पर बैठे हुए पैसेंजर्स आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे। बट एक बार जब आप बस में एंटर कर जाओगे, तब आपको उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स रेस्ट पर दिखाई देंगे, जबकि तब भी बस चल रही होगी, बट आपको उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स तब रेस्ट पर दिखाई देंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जर्वर को उसकी सराउंडिंग के बेसिस पर डिफरेंट स्टेट पर दिखाई दे सकता है। वो ऑब्जेक्ट किसी को रेस्ट में दिख सकता है तो किसी को मोशन में दिख सकता है। तो मोशन की राइट डेफिनेशन होगी मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। अलग अलग तरह के मोशन होते हैं, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो कोई सर्कुलर पाथ पर, कोई रोटेट करता है तो कोई वाइब्रेट करता है। ये सभी डिफरेंट टाइप के मोशन हैं। इस चैप्टर में अब और आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऑब्जेक्ट की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे उसे मेजर किया जाता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। एक फिजिकल क्वांटिटी में उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा यूनिट होती है। फिजिक्स के अंदर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर, दूसरी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के पास बस मैग्नीट्यूड ही होता है, मतलब बस मेजरमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 10 kg का है, किसी कार की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, किसी स्केल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मतलब मेजरमेंट तो होगा ही, उसके साथ किस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है ये भी हमें पता चलेगा। जैसे कोई कार 50 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो 50 मीटर पर सेकेंड उसके मूव करने का मैग्नीट्यूड होगा, वहीं ईस्ट उसके मोशन की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे देखते हैं कि किसी मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, मतलब किसी मोशन को बताया कैसे जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पर हैं और आपके घर से 1 किलोमीटर नॉर्थ पर एक कम्युनिटी वाटर टैंक है। तो आप उस गेस्ट को कहेंगे कि वो कम्युनिटी वाटर टैंक से 1 किलोमीटर साउथ की तरफ आएगा तो उन्हें आपका घर मिल जाएगा। तो इस केस में आपने कम्युनिटी वाटर टैंक को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज किया है। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट को चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। सपोज एक बॉय है राहुल। राहुल रोज शाम को पार्क खेलने जाता है। राहुल के घर से पार्क तक की दूरी है 5 किलोमीटर। तो जब राहुल घर से पार्क जाएगा, तब उसे ये 5 किलोमीटर का पाथ लेंथ कवर करना होगा। तो इस पाथ लेंथ को, जिसे राहुल ने पार्क तक पहुंचने के लिए कवर किया है, उसे डिस्टेंस कहेंगे। सो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन ने एक्चुअली में कितना पाथ लेंथ कवर किया है। तो क्योंकि यहाँ राहुल ने अपने घर से पार्क तक जाकर 5 किलोमीटर का पाथ लेंथ कवर किया है, तो राहुल का डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट, राहुल के घर से पार्क जाने का एक और रास्ता भी है। उस रास्ते की लेंथ है 7 किलोमीटर। तो अब हम पहले 5 किलोमीटर वाले रास्ते को पाथ ए मान लेते हैं और दूसरे रास्ते को यानी 7 किलोमीटर वाले रास्ते को पाथ बी मान लेते हैं। तो सपोज नेक्स्ट डे राहुल पाथ बी यानी 7 किलोमीटर वाले रास्ते से पार्क गया। तो उस दिन राहुल ने जो पाथ लेंथ कवर करी वो है 7 किलोमीटर्स,
यानी तब उसका डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर्स, यानी अब उसका डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर्स। बट अभी भी जब राहुल के घर से पार्क तक जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी है 5 किलोमीटर्स यानी पाथ ए वाला रास्ता, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस राहुल की डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उन दोनों पोजीशंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में जब राहुल 7 किलोमीटर्स वाले रास्ते से यानी पाथ बी से पार गया, तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 5 किलोमीटर्स, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। बट वहीं उसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो उसने पाथ लेंथ कवर किया है वो है 7 किलोमीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट या पर्सन ने एक्चुअल में कितनी पाथ लेंथ कवर की है ये कंसीडर करते हैं। बट वहीं डिस्प्लेसमेंट में हम ऑब्जेक्ट या पर्सन की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में राहुल का डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर्स, वहीं डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर्स। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज ये कार ए से बी तक ट्रैवल करती है। ए से बी तक की दूरी है 10 किलोमीटर्स, तो उसका डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर। बट अगर कार के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियली कार ए पर प्रेजेंट थी और फाइनली कार बी पर प्रेजेंट है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 किलोमीटर्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तब उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सपोज एक कार पहले 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली। इस कार ने टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर ट्रैवल किया, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें कार की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना होगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, तब इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। परपेंडिकुलर है 4 किलोमीटर्स और बेस है 3 किलोमीटर्स, तो 25 आएगा। फिर हाइपोटेन्यूज पर जो स्क्वायर लगा है उसे हटाकर हम 25 पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि किसी वैल्यू पर जब स्क्वायर लगा होता है इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाकर वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, सो हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 5। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 5 किलोमीटर्स, वेयर एज डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है? तो अगर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी मेजर किए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया हो। बट रेस्ट स्टेट पर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं करता, इसीलिए उस टाइम उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 होगा। बट वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उसका डिस्टेंस तो 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि मोशन में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर ही किया होगा। बट उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हुई तब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अदरवाइज नहीं। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज एक बॉय है रोहित। रोहित हर एक सेकंड में 5 मीटर तक भागता है। फर्स्ट सेकंड में रोहित ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में रोहित ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर थर्ड सेकंड में रोहित ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। मतलब हर एक सेकंड में रोहित ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एक बस है जो पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर चली, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 12 मीटर चली, फिर थर्ड सेकेंड में 15 मीटर चली। तो इसने इक्वल टाइम इंटरवल में विच इज़ 1 सेकेंड अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, कभी 10 मीटर्स, कभी 12 मीटर्स, तो कभी 15 मीटर्स। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो आपने नोटिस किया होगा कि एक सर्टेन सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम अमाउंट लगता है। जैसे सपोज आपको घर से स्कूल जाना है,
अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। बट वहीं अगर आप किसी कार या बस से जाएंगे तब आपको और भी कम टाइम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट रेट से मूव करता है। हर ऑब्जेक्ट के मोशन के रेट को हम स्पीड से मेजर करते हैं। सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे हम स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम मतलब होता है 1 सेकेंड या 1 मिनट या फिर 1 आवर। सो स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड और रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। बट ये स्पीड का कॉन्सेप्ट बस यूनिफॉर्म मोशन में ही ज्यादा काम आता है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी स्पीड कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है। इसीलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। सपोज एक कार 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में ट्रेवल करती है, तो उस कार की एवरेज स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में हम लिखेंगे 100 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम टेकन में हम लिखेंगे 2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम कार ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, बट इसका मतलब ये है कि 2 आवर में कभी उसकी स्पीड ज्यादा हुई होगी तो कभी कम हुई होगी, बट उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड, बट इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करती है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्योंकि वेलोसिटी में हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करती है, तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होते तब इसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। बट अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब होगा कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ने जिस वेलोसिटी से मोशन के स्टार्ट में ट्रैवल किया होता है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ने जिस वेलोसिटी से मोशन को एंड किया होता है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों की वैल्यू पता हो। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वैसे ही हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है विच इज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, मतलब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है जो पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, वो फिर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, तब हम कहेंगे कि ये कार यूनिफॉर्म मोशन में है। और आप लोग एक बात याद रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तब हमेशा वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा तो बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करती है। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है तो वो बस एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तब हम ये कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, तो टाइम के साथ हम वेलोसिटी के इस चेंज को एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट टाइम में वेलोसिटी के चेंज को मेजर करती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए हमें उसके फाइनल अमाउंट में से उसके इनिशियल अमाउंट को माइनस करना होता है। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला होगा v माइनस यू डिवाइड बाय टी। टी इज टाइम टेकन, और एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती हो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बट इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम चेंज इन वेलोसिटी को
एक्सेलरेशन की हेल्प से मेजर करते हैं। तो एक्सेलरेशन की प्रेजेंस की वजह से हम इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम कर रहा है तब इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तब इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कहेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से चेंज होती है तब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज एक कार है जो पहले 10 सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो 30 मीटर पर सेकेंड से चलती है। तो क्योंकि ये कार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी चेंज करता है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार पहले 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 12 मीटर पर सेकेंड से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 15 मीटर पर सेकेंड से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है। तो ये कार हर 10 सेकेंड्स में अनइक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी चेंज करती है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम किसी बॉडी के मोशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये जानेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको ग्राफ को समझने में हेल्प करने वाले 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको ग्राफ को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड एरिया अंडर द कर्व। तो पहले हम स्लोप ऑफ द ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। किसी ग्राफ का स्लोप हमें ये बताता है कि कैसे उस ग्राफ की वाई एक्सिस पर रखी फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर रखी फिजिकल क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है, या फिर ग्राफ पर बनी लाइन कितनी स्टीप है, मतलब लाइन हॉरिजॉन्टली बढ़ने पर वर्टिकली कितना बढ़ेगी। सो स्लोप इज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ये स्लोप tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा के बारे में डिटेल में आप मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इस tan थीटा का ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर हम इस ग्राफ पर देखें तो y एक्सिस पर रखी क्वांटिटी का चेंज परपेंडिकुलर होगा और x एक्सिस पर रखी क्वांटिटी का चेंज बेस होगी। सो स्लोप इज tan थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जो बराबर होगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है एरिया अंडर द कर्व। ये है कर्व के अंदर का स्पेस, मतलब कर्व या लाइन ने कितना एरिया एनक्लोज कर रखा है। सपोज ये ग्राफ है, इसमें लाइन के अंदर जो स्पेस है हमें उसका एरिया निकालना होगा, तब हमें पता चलेगा कि इस ग्राफ कर्व या लाइन का एरिया क्या है। तो इस केस में हम पहले लाइन के एंड पर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लाइन पर ड्रॉप करेंगे, फिर x एक्सिस की लेंथ देखेंगे, इन दोनों के अंदर जो स्पेस है उसका एरिया निकालेंगे। अब क्योंकि इस केस में ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट है y1 और बेस है x1, तो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस विच इज x1 एंड हाइट विच इज y1। सो एरिया होगा x1 इंटू y1 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने के लिए कम्प्लीटली रेडी हैं, क्योंकि हमने ग्राफ की बेसिक्स को समझ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेट लाइन पर ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने वाले हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तब उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसमें हम एक्स एक्सिस पर टाइम रखेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज करेंगे। ग्राफ में हम 2 तरह की मोशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब सपोज एक कार है जो हर 10 सेकेंड में 10 मीटर चलती है, मतलब पहले 10 सेकेंड में 10 मीटर चली, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 10 मीटर चली एंड सो ऑन, तब इसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि हर 10 सेकेंड में कार 10 मीटर चली। अब हम किसी ऑब्जेक्ट के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए इस टेबल पर जिस कार के मोशन को बताया गया है उसे कंसीडर करते हैं। इसमें एक कार पहले 10 सेकेंड्स में 10 मीटर चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 12 मीटर चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 मीटर चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 25 मीटर चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 32 मीटर चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 40 मीटर चली। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो इस केस में एक कर्व मिलेगा। ये कर्व हमें ये बताता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, व्हिच सजेस्ट्स ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वैल्यू पुट करेंगे, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इसमें हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रखेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पर। पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, और जैसा कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो सपोज एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। वो पहले 10 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है। तो क्योंकि वो कार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी हर 10 सेकेंड्स में सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और कार यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस केस में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज करता है। अगर हम इस टेबल में दिए गए कार के मोशन के बेसिस पर ग्राफ प्लॉट करें तो कार पहले 10 सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चली, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती है। तो कार हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में विच इज 10 सेकेंड्स इक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, विच इंडिकेट्स दैट कार इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इस केस में हमें एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। अब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखें तो स्लोप होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। बीटी ग्राफ में चेंज इन y की जगह लिखेंगे वेलोसिटी और चेंज इन x की जगह लिखेंगे टाइम, क्योंकि y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आएगा और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही होता है एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व को निकालने के लिए हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में हम लाइन के एंड से एक लाइन ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर। शेडेड पार्ट है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इस रेक्टेंगल में हमारी लेंथ है वेलोसिटी और ब्रेथ है टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 हैं। फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम बस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही यूज कर सकते हैं। इन सभी इक्वेशंस में v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, s is displacement, a is acceleration and t is टाइम। और इन सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन देखने को मिलता है। वहीं सेकंड इक्वेशन विच इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें हमें पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं। ये तीनों इक्वेशंस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। अब फटाफट से एनसीईआरटी का इन इक्वेशंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना आ जाए। क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रेवल कर रही है, तो वो स्टार्टिंग से 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसमें हम पोजीशन टाइम रिलेशन का यूज करेंगे which is s is equals to ut plus half at स्क्वायर। स्टार्टिंग में कार रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, t की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, a की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करने के बाद 200 आंसर आएगा, तो डिस्टेंस होगी 200 मीटर। हैंस द कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एज इट्स नेम सजेस्ट,
यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, देन इट बिकम्स कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, मतलब किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ पर घूमना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन होगी मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। इसमें बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी को भी कांस्टेंट होना चाहिए था ना, क्योंकि वेलोसिटी तो स्पीड पर डिपेंड करती है। बट मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन इन दोनों पर डिपेंड करती है। ये दोनों चीजें स्पीड और डायरेक्शन या फिर इन दोनों में से कोई एक भी, यानी स्पीड या फिर डायरेक्शन, इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है बट हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। सपोज एक एथलीट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पर भाग रहा है। मान लो उसने t सेकेंड्स में सर्कल का एक राउंड कंप्लीट किया। तब अगर हम उसकी स्पीड निकालें, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ डिस्टेंस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस में हम टोटल पाथ लेंथ कवर्ड लिखते हैं और एक सर्कल का सरकमफेरेंस ही उसकी लेंथ को इंडिकेट करता है। इसमें हम यहाँ डिस्टेंस कवर्ड पर इस सर्कल की सरकमफेरेंस लिखेंगे। सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr। फिर टोटल टाइम टेकन की वैल्यू पुट करेंगे विच इज t सेकेंड्स। तो एथलीट की t सेकेंड्स की स्पीड आएगी 2πr/t। ऐसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, मून का अर्थ के अराउंड मोशन एंड सो ऑन। इसी के साथ आज का हमारा क्लास 9 का ये चैप्टर मोशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।